आज हम एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जहां बात होगी जज्बात की, नेतृत्व की और बदलाव की। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें रायपुर की मेयर मीनल चौबे जी का। अगर आपको वो लड़की याद आई जो लूना पे सवार होकर स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ती थी? देखिए, जब हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं याद करती हूँ अपने लाइफ का। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने पहला चुनाव पार्षदी का लड़ा। चारों में मैं चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे से जीतिया। 15 साल बाद रायपुर के नगर निगम में बीजेपी ने वापसी की है। जब जीत बड़ी होती है तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होते हैं और लिटरली बोलूँ तो चुनौती भी बड़ी होती है। और वैसे भी ऐसा रहा है कि शायद ना जीत की आपको बचपन से आदत है, और जीत भी नहीं, बड़ी जीत। आप स्कूल टाइम से रिकॉर्ड बनाते आई हैं और अभी फिर रिकॉर्ड बना रही हैं। टचवुड है, मैं अभी तक कोई चुनाव हारी नहीं हूँ और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जीतना हो तभी मैं चुनाव लड़ूँ। मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स कहा जाता है भारतीय राजनीति को, तो ऐसे में बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल था आपके लिए? हाँ, उनके साथ मिलके काम करना, और कहीं कहीं पे हम कंफर्टेबल नहीं रहते पुरुषों के साथ जब हम पर ये पॉलिटिक्स के बारे में र्यूमर है कि मेल डोमिनेटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले लोग बात करते थे डबल इंजन की सरकार की, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। कि जिनके पास सत्ता का पावर आ जाता है वो अपने मस्ती में और सत्ता के नशे उसमें मदमस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। मैडम, हाल ही में आप इजराइल का दौरा करके लौटे, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो एक एजुकेशनल टूर था। तो मैं गई, मुझे डर लग रहा था कि और मेरा डर सही भी था क्योंकि मैं इजराइल गई तो वहाँ पे एक मैसेज अलर्ट आया उनके पास, हमको सबको बंकर में ले जाया गया। तो मैं तो रायपुर मेयर के बाद अब मीनल चौबे जी का जो राजनीतिक जीवन का अगला पड़ाव क्या है? छत्तीसगढ़ की विधानसभा या दिल्ली की संसद? चल पड़े हैं एक नई कहानी लिखने, कुछ अल्फाज और एहसासों की जुबानी लिखने। ये सिर्फ एक और कार्यक्रम की शुरुआत नहीं, बल्कि नई सोच और एक नए दौर की शुरुआत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका द अनप्लग्ड सर्कल के पहले एडिशन में। द अनप्लग्ड सर्कल एक ऐसा मंच जहां कुर्सियां नहीं, सोच ऊंची होती है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़े हैं जहां बात होगी जज्बात की, नेतृत्व की और बदलाव की। इस सफ़र का आगाज़ हम एक ऐसे नेतृत्व के साथ करने जा रहे हैं जिन्होंने नेतृत्व को एक नई परिभाषा दी है, जिनके फैसले सिर्फ फाइलों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी असर छोड़ते हैं। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत करें रायपुर की मेयर मीनल चौबे जी का। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। मैम, जब आप पहली बार रायपुर की मेयर बनी तो क्या आपको वो लड़की याद आई जो लूना पे सवार होकर स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ती थी? आपके बारे में ये सवाल, मतलब ये पढ़ा लोगों ने बहुत है पर इसके बारे में जानते नहीं। कोई ऐसी घटना उस दौर की आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो हमसे शेयर करना चाहिए? देखिए, जब हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं याद करती हूँ अपने लाइफ का। मैं पहली से 5वीं तक एक छोटे स्कूल में पढ़ी जो मेरे घर के पास था। फिर 6 से 8 तक मैं सालिनी स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ। फिर 9 से 12 तक मैं दानी स्कूल में पढ़ी और उसके बाद हमको लूना मिली। जब हम कॉलेज गए तो फर्स्ट साइंस कॉलेज में मैं BSc की, तो वहाँ फिर मैं लूना में जाती थी। तो हमारा वो को एजुकेशन कॉलेज था, तो थोड़ा सा डोमिनेट लड़के हैं, वो लड़कियों को थोड़ा सा डोमिनेट करते थे, ऐसा हमको लगता था, पर ऐसा था नहीं एक्चुअली। और उस समय थोड़ी हो जाती थी। तो एक इंसिडेंट है जो मुझे याद है, जो मैं शेयर भी करना चाहूँगी। वो एक आनंद मेला लग रहा था दानी साइंस कॉलेज में जब मैं प्रथम वर्ष में थी, और उस आनंद मेला में ज़्यादा स्टॉल हैं वो लड़कों के ही थे, बॉयज़ के थे, और गर्ल्स को ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था। और हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत एक्साइटेड थे इन सब चीज़ों को लेके, तो हमको स्टॉल नहीं दे रहे थे। तो हमारे समय के प्रेसिडेंट थे गिरीश कांत पांडे जी, तो वो अभी रीडर हैं। तो फिर हम बोले कि अगर आप हमको जगह नहीं दोगे तो हम यहाँ ज़मीन में बैठ के अपना स्टॉल लगा लेंगे। तो फिर उन्होंने हमको स्थान दिया। और बाकी जब हम सोचते हैं जब मेयर बनने के बाद तो पुरानी चीज़ों को, तो बहुत इजी लाइफ नहीं था हमारा भी, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े हैं। और ईश्वर की कृपा थी कि फाइनली मेयर बन गई। और ये मुझे लगता है सबके साथ होता होगा,
सब के लाइफ में स्ट्रगल रहता ही है, और फिर जब किस्मत अच्छी रहती है तो हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने पहला चुनाव पार्षदी का लड़ा, लेकिन जहाँ तक हमारी टीम के रिसर्च की बात है, शायद आपने अपना पहला चुनाव दानी स्कूल में क्लास 10th में लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट का। मैं दानी स्कूल में 9th में गई और 9th से 12th तक मैं वहाँ पढ़ाई की। 9th में वहाँ सचिव का चुनाव लड़ी। अच्छा। 10th में मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी। 11th में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी। 12th था मेरा, 10+2 था हमारा, तो फिर 12th में मैं रिपीट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी और चारों चुनाव इलेक्टेड था, और चारों में मैं बहुत अच्छे खासे से जीती हूँ। मतलब 4 साल की मेरा 9 से हाई स्कूल का एजुकेशन था, चारों में मैं चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे से जीती, अच्छा खासा मार्जिन था मेरा। और मैं पहली और अभी आखिरी भी जो स्टूडेंट रही होंगी दानी स्कूल की जो 2 बार अध्यक्ष बनी, क्योंकि हम 11 तक वालों को अध्यक्ष का चांस मिलता था। मैं पहली थी जो 12th को पढ़ना पड़ा मुझे वहाँ। तो दानी स्कूल के इतिहास में ऐसा है कि कोई स्टूडेंट 2 बार अध्यक्ष बनी, तो वो मीना पांडे थी। तो मैम आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 15 साल बाद रायपुर के नगर निगम में बीजेपी ने वापसी की है और आपको इतना बड़ा मैंडेट भी मिला है। क्योंकि जब मैंडेट इतना बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में कितना एक्स्ट्रा एफर्ट अभी करना पड़ रहा है आपको? देखिए, निश्चित है कि जब जीत बड़ी होती है तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होते हैं, और लिटरली बोलूँ तो चुनौती भी बड़ी होती है, और एफ़र्ट तो लगाना ही पड़ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। तो मेरा एफ़र्ट यही है कि ज़्यादा लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, तो ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए, तो मुझे ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है, और मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी ऐसा रहा है कि शायद ना जीत की आपको बचपन से आदत है, और जीत भी नहीं, बड़ी जीत की, क्योंकि अभी रायपुर नगर निगम के इतिहास की सबसे बड़ी जीत जो है वो आपने दर्ज की है 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से। तो ये अपने आप में अभी तक का रिकॉर्ड है। तो आप स्कूल टाइम से रिकॉर्ड बनाते आई हैं और अभी फिर रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं स्कूल टाइम में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी तो टोटल 900 वोट थे, 900 लोगों ने वोट किया था, उसमें 808 अकेले मुझे मिला था। मतलब वो पहली बार था। और टचवुड है, मैं अभी तक कोई चुनाव हारी नहीं हूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जीतना हो तभी मैं चुनाव लड़ूँ। तो फिर हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, आगे भी आप लगातार और चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। जी धन्यवाद। मैडम, जब फैमिली बैकग्राउंड आपका पॉलिटिकल नहीं रहा, तो जब फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं होता है तो पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, सर्वाइव करना बहुत इजी तो नहीं रहता है, हमको बहुत धैर्य की ज़रूरत रहती है, और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। और फिर जब हम पहली बार जब पॉलिटिक्स की बात करूँ मैं, तो पहली बार जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मेरे हस्बैंड है, उनका बैकग्राउंड था और उनके सजेशंस मुझे मिलते रहे, मगर फिर थोड़े दिनों बाद वो मुझे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि अब तुम पॉलिटिक्स करो और तुम चीज़ों को समझो, मैं बहुत दिन तक तुमको मतलब बात गाइड नहीं करूँगा, अब तुमको खुद समझना है कि तुमको क्या करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे काम करने हैं। फिर मैं आगे बढ़ी। और जब अपने को कोई सपोर्ट करते रहता है तो फिर अपन भरोसे में हो जाते हैं कि नहीं वो देख लेंगे। फिर जब अपने को कोई फ्री छोड़ देता है तो हमको पता है कि हमको ही करना है, तो फिर जिम्मेदारी बढ़ती है, तो फिर अपने आप सब सीख जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, वही मेरी प्रेरणा शक्ति है। मैं उसी से सब सीखते गई और आगे बढ़ती गई। मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स कहा जाता है भारतीय राजनीति को, तो ऐसे में बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि जब आपको पहली बार टिकट मिली होगी तब भी मुश्किलें रही होंगी, दूसरी बार टिकट मिली होगी तब भी मुश्किल रही होगी, तीसरी बार तो टिकट मिल के जीतने के साथ में नेता प्रतिपक्ष जैसे एक महत्वपूर्ण पद में आपकी शायद उस रेस में और बहुत बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता थे, लेकिन उन सबको पछाड़ कर आप बनी। हालांकि एक सशक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आपने निभाई जो हम सब ने देखी है। तो ऐसे में कितना मुश्किल था बीइंग अ वुमन? देखिए, वो हम ये सोचते भले हैं कि पॉलिटिक्स में मतलब मेल डोमिनेटिंग होता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। मुझे तो लगता है कि वुमेंस को, फीमेल को जल्दी से अवसर मिल जाता है क्योंकि उनमें कंपटीशन कम रहता है, और एक रिजर्वेशन भी एक अच्छी चीज़ है। जो रिजर्वेशन, अगर वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है
तो तुमको वुमेंस को आगे लाना ही है। और बनिस्बत मेल पार्टिसिपेंट के वुमेंस में कम कंपटीशन होता है, तो हमको अवसर जल्दी मिल जाता है। पर हाँ, उनके साथ मिलके काम करना, और कहीं कहीं पे हम कंफर्टेबल नहीं रहते पुरुषों के साथ। जब हम एक कोई जगह पे कोई मीटिंग पे जाते हैं तो सारे मेल रहते हैं, तो उसमें एक फीमेल को थोड़ा कहीं पे ऑड लगता है। पर अब धीरे धीरे हमको आदत हो गई है और कहीं पे ऐसा लगता नहीं। पर ये पॉलिटिक्स के बारे में र्यूमर है कि मेल डोमिनेटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम काम करने के लिए निकले हैं और अगर हमको ज़्यादा ज्ञान है, हमको नॉलेज है, हमारी इच्छा शक्ति ज़्यादा है, और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसमें मेल फीमेल कुछ काउंट नहीं करता। जो अच्छा करेगा वो चलेगा। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो वुमेन पॉलिटिशियंस जो हैं वो पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं? एक चीज़ नहीं, अनेक चीज़ें हैं ऐसी। मुझे तो लगता है सब चीज़ें वुमेन्स पॉलिटिशियन मेल पॉलिटिशियन से ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। पर कुछ चीज़ें जो पुरुषों के ध्यान में भी नहीं जाता है, वो छोटी छोटी बातें रहती हैं। वो जैसे कि हम मार्केट एरिया में घूमते हैं, बाज़ार निकलते हैं घर से बाहर, तो एक वॉशरूम का इशू आता है कि आजकल सब चीज़ें दूर दूर हो गई हैं, और वुमेंस जब घर से निकलती हैं तो 10 बजे 11 बजे अपना काम निपटा के निकलते हैं। उनको लगता है कि दिन भर अपन शॉपिंग करेंगे, जो मार्केटिंग करें। बाहर का काम आजकल महिलाएं ही करती हैं, जो हाउसवाइफ हैं वही करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आती हैं, तो उन दौरान जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको वॉशरूम का इशू आता है, और तो ये सब ये पुरुष वर्ग नहीं समझता। और अगर समझते भी हैं तो उन उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हम कोई काम करेंगे तो हम प्लानिंग से करेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ की उपयोगिता है। जो पुरुष रहते हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये इसको हमको करना है। पर कैसे करना है, ये जो प्लान है, हम घर में काम, हम घर को भी संभालते हैं, तो हमको पता है हम प्लान से ही काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जो हम समझते हैं वो एक पुरुष नहीं समझ पाता। और मुझे लगता है कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष थी तो मैं इन चीज़ों में मेरा ध्यान जाता था। हम मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो कीन ऑब्जर्वेशन रहता है थोड़ा, तो हम चीज़ों को समझते हैं। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिक्स नहीं रहा है, मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ, पर मैं फाइलों को और जो भी चीज़ें हमारे सामने आती थी नगर निगम से संबंधित, मैं उन चीज़ों का अध्ययन करती थी और अच्छे से अध्ययन करती थी, ध्यान से पढ़ती थी, और मैं समझती थी कि कहाँ पे क्या चीज़ें गलत हो रही है। जो जेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहते किसी चीज़ को लेके, तो ये डिफरेंस रहता है। तो हम जो काम करते हैं वो सिस्टमेटिक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्लान के साथ करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं। अब आगे देखो मैं क्या कर पाती हूँ। मैम, रायपुर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शहर हो जाता है छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से। चाहे एजुकेशन को ले लें, चाहे जिस भी क्षेत्र को ले लें, सबका ध्यान रायपुर की तरफ होता है। ऐसे में रायपुर को लीड करना, कितना प्रेशर होता है परफॉर्म करने का? देखिए, जितनी ज़्यादा हमको आलोचना होती है या जितने ज़्यादा हमको कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं, उतना हम अच्छा काम कर पाते हैं। अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि आदतन ऐसा होता है कि जिनके पास सत्ता का पावर आ जाता है, फिर वो भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। वो अपने मस्ती में और सत्ता के नशे में, जो एक ये लैंग्वेज है, उसमें मदमस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब हमको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमारे पास बातें आती हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, हालांकि वो बहुत कठिन होता है। हम जान रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहे हैं उतना अपना परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी पॉलिटिक्स में ऐसा है कि जब अपोजिशन है तो उसका काम ही है क्रिटिसाइज़ करना। मैं भी अपोजिशन में रही हूँ, मैं भी बस बहुत विरोध करना है, जो हो रहा है बस उसका विरोध करना है, यही पॉलिटिक्स है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो अब सब मेरे पे आ रहे हो। नहीं, लेकिन आपके लिए तो अच्छा है मैम, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव के जो नतीजे आए, अपोजिशन तो छोड़ा ही कहाँ, सिर्फ मेरे ख्याल से 6 पार्षद चुन के आए अपोजिशन क्योंकि के। वो रीज़न वही है कि हम अच्छे अपोजिशन थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम में, और मुझे पता था कि हम अच्छे विपक्ष की भूमिका अगर निभाते हैं तो फिर वो रिज़ल्ट दिखाता है। हमने सारी चीज़ों को, जो गलत हो रहा था, हम लोग कहते हैं कि अगर महिला है, लोगों के मन में ये था कि वो कर पाएगी कि नहीं, पर जो भी चीज़ें नगर निगम में रायपुर शहर के लिए जो गलत हो रहा था, हमने उन सारी चीज़ों को सामने लाया, और उसका परिणाम आप देखें कि वो जो रूलिंग पार्टी थी वो इस समय पूरी गायब हो गई है। पर हमको अच्छा लगता है जब हमको कोई हमारा विषय बताता है, पर एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सभ्य भाषा में बात करो। चलो पॉलिटिक्स में कुछ भी बोलना है करके बोलो, ये ठीक नहीं है। बातें रखो,
बहुत अच्छी बात, मैं कभी अपने लैंग्वेज में इधर उधर नहीं हुई। मुझे जो चीज़ें रखना था मैं अपना दायरा जानती थी और मैं उसी विषय में बात करती थी। और मैं वैसे उम्मीद भी करती हूँ लोगों से कि आप बताइए हमको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। अगर हम उस जगह पे बैठे हैं तो हम उस चीज़ को करेंगे, हम उसी लिए बैठे हैं। अगर उसके बावजूद हम कर नहीं रहे हैं किसी चीज़ को जानबूझ के, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इसमें कोई इशू आ रहा है या कुछ अपन करप्शन की भी बात करते हैं तो कुछ इसमें ऐसा है तो हमको बताओ, तब सब सही है। मगर बोलना ही है करके अगर कोई अच्छा कर रहा है फिर भी उसकी आलोचना करे तो ये गलत है। पर हमको ये सब की आदत हो गई है, अब हमको मालूम है आगे भी हमको यही झेलना है, पर हमारा क्लियर है कि हमको क्या करना है और हम उस दिशा में ही आगे बढ़ना है। मैम आपसे क्योंकि मैंडेट इतना बड़ा था तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में हम सब जानना चाहते हैं कि विजन 2030 रायपुर को आप कैसे देखती हैं और उसके लिए क्या रोड मैप, मीनल चौबे जी का क्या रोड मैप होगा? देखिए मैं बहुत अंधाधुंध विकास, जो बहुत डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाए, मेट्रो सिटी बन जाए, मुंबई दिल्ली की तर्ज में मेरा शहर हो जाए, मेरा फोकस इसमें बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिक नीड्स है, जो नगर निगम के माध्यम से नगर निगम क्या दे सकता है शहरवासियों को, मैं उसी को पूरा करूं। और उसमें मैं आपको बताऊं, शुद्ध पेयजल और पीने के अच्छा पानी उपलब्ध करा दें। जो जल भराव की समस्या आती है, मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी के घर में पानी ना भरे, ये बहुत कठिन होता है। ये भी एक महिला होने का जो हम सोचते हैं, ये मुझे लगता है कि कोई भी महिला को इसमें बहुत इशू आएगा, तो किसी के घर में पानी ना भरे, दोनों इशू मेरा जो है मेनली वही है। और नगर निगम का ये मूल काम भी है कि वो तुमको पानी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दे, तुमको नाली अच्छी हो जाए और जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर रहे, लाइट अच्छी हो जाए और साफ़ सफाई। मेरा काम है, मेरा फोकस इन 4 चीज़ों में है, जो मैं नगर निगम के माध्यम से इन 4 वर्षों में करना चाहूँगी कि 4 चीज़ें हो जाए। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपन एक एरिया में कुछ बड़ा डेवलपमेंट कर भी दिए, उसका बहुत, ये सरकार का काम है, ये शासन स्तर का काम है, ये शासन करे। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो मेरी पब्लिक भटकते रहती है, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, उनका टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, और पानी नहीं मिल रहा है, नल नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ों में मेरा कंसंट्रेशन रहेगा। और मैं कोशिश करूँगी 4 सालों में मैं यही बेसिक नीड्स जो नगर निगम का मूल काम है, वो काम मैं नगर निगम के माध्यम से करवाऊँ। अभी आपकी सरकार ने अंजोर विजन 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, उसके बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कार्यकाल के बीच में ही रायपुर को महानगर पालिका का दर्जा मिलेगा? देखिए, ये डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट रायपुर और नया रायपुर, हमारा नया रायपुर भी बहुत बड़ा एरिया है, वो उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। और जो हमारा रायपुर है वो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, तो वो एक बहुत आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाए, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं वो यहाँ हो जाए। और जो महानगर बनने के लिए कुछ चीज़ों को तो हम टारगेट पूरा कर चुके हैं, बाकी उसकी जो जो भी पद्धति होगी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर शासन के माध्यम से सब कुछ अच्छा रहा तो घोषणा हो जाएगा, रायपुर है वो शामिल हो जाएगा महानगर के दौर में। अब तो हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत इजी है, क्योंकि पहले लोग बात करते थे डबल इंजन की सरकार की, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। यस करेक्ट, मे भी हो जाए। मैडम, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने एक अभूतपूर्व योजना लेकर आए, महतारी वंदन योजना, और आपके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे, कुछ काफ़ी जगह आपके इंटरव्यूज़ पढ़े भी हैं, आपका फोकस है महिलाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या कार्य योजना है या क्या प्लानिंग है जो महिलाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मेरा जो मैं काम करना चाहूँगी वो मैं महिलाओं के लिए ही करना चाहूँगी अधिक से अधिक। मतलब मुझे 2 लोग काम बोलेंगे, एक मेल है एक फीमेल है, तो मैं वो फीमेल का काम ही प्रायोरिटी पे करूँगी। इसमें मुझे बोलने में कोई, चाहे वो मेरा कितना नियर एंड डियर रहे अगर वो है, पर मैं चाहूँगी कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा बहुत विश्वास है, क्योंकि मैं जानती हूँ महिलाएँ क्या क्या फेस करती हैं। महिलाओं के ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है, और बहुत सारे काम जो पुरुष नहीं करते वो काम महिलाओं को करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं महिलाओं को हर काम में प्राथमिकता दूँ, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास की जो बहनें हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। सबको मन लगता है जब उनके थोड़े बच्चे, हमको ऐसे लगता है कि हम घर संभाल रहे हैं, पर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं
11th-12th के बाद उनको मतलब उसके बाद महिलाएं फ्री हो जाती हैं। फिर अगर वो बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो उनसे सुनना पड़ता है 4 बात, और वो इतनी बिजी हो जाती है बच्चों को पालने में और घर को संभालने में कि उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता। फिर वो सोचती भी नहीं है कि हमको बाहर निकल के हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैं बाहर लाना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स भी अच्छा है, पॉलिटिक्स में भी महिलाएं, चाहे वो उनका चॉइस है कि वो कौन से पार्टी को पसंद करती हैं या कौन सी पार्टी को जाना चाहती हैं, वो कौन सा उनका बैकग्राउंड है, वो एक अलग मैटर है। मगर बाहर निकल के कुछ इनोवेटिव अच्छा करें। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अभी जब मैं मेयर बनी हूँ और ऑफिस में बैठती हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत सारा फील्ड है और अभी तो ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, जितना नगर निगम के माध्यम से जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम उनके लिए करें, और महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करें, उनको रोज़गार मिले, क्योंकि उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब बाहर निकलो तो अपन जो कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, अपन 4 लोगों से मिलते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घर में भी हमारी वैल्यू बढ़ती है। जब हमको लोग जब पसंद करते हैं तो घर के लोग में भी हमको पसंद करने लगते हैं। और बाहर निकलो तो बहुत सारी हमको चीज़ें ऐसे समझ आती है कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम इनसे बेहतर हैं, तो हमको अच्छा लगता है, जीवन जीना भी अच्छा लगता है। तो ये सब मेरी कोशिश रहेगी, मैं जितना अपने माध्यम से लोगों को अप्रोच करूं, और सरकार के माध्यम से भी, जो स्थानीय शासन है नगर निगम, उसके माध्यम से जो भी महिलाओं के लिए हो सके वो हम करेंगे। मूवीज़ देखते हैं आप? बहुत। बुक्स पढ़ते हैं? रियली। अच्छा। तो कोई ऐसी मूवी जिसने आपके पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया हो? मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं सब पिक्चर देखती थी। अच्छा। सारे, मुझे लगता था कोई इतना खर्चा करके मूवी बना रहा है तो वो अच्छा ही होगा। सब बोलते थे मूवी बेकार है, इसको मत जाओ। मैं बोली साला अपना देख लिए और हमको मना कर रहे हैं। और मेरी ये मेंटलिटी थी कि कोई बहुत खर्चा करके कुछ बना रहा है तो वो कुछ तो अच्छा होगा ही उसमें। तो मैं सब पिक्चर देखती थी, बहुत डांट खाती थी, पर अच्छा बुरा बात की बात है, मैं सारी मूवीज़ देखती थी। पर मूवीज़ में सिर्फ मनोरंजन के लिए देखती थी, मुझे अच्छा लगता था पिक्चर देखना, एक्टर एक्ट्रेस को। बाकी उससे मैं कभी कुछ ना सीखी, वो रियल लाइफ से बहुत अलग होती है, कुछ नहीं सीखी मैं। कोई बुक ऐसी जिसने कभी कोई इम्पैक्ट किया हो लाइफ? बुक्स में मैं बहुत सारी चीज़ों को उसका मुझे अच्छा लगता है, लाइन्स, कोट्स, वो मैं पसंद करती हूँ। कोई एक ऐसा नहीं है, वो आज भी मैं पेपर पढ़ूंगी और मुझे उसमें कुछ 2 लाइन पसंद आएगा जो मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक है, और मैं उसको बाकायदा सुनती हूँ, समझती हूँ और उसको अपने ऊपर डालने का प्रयास भी करती हूँ। और ख़ासकर जो गौतम बुद्ध हैं उनकी लाइनें, हालांकि बहुत पढ़ने का समय नहीं मिलता, पर उनका अगर कुछ चीज़ पढ़ लेती हूँ मैं तो उसमें आगे अपने आप पढ़ाते हैं। उनका अप्रोचेबल रहता है, कोई चीज़ वो जीवन से मतलब लाइफ से रिलेटेड रहता है वो सारी चीज़ें, और ऐसे लगता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। तो वो गौतम बुद्ध की बातें मुझे अच्छी लगती है। आप लोग अगर नहीं थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उनको पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और उनकी लाइफ की कुछ चीज़ें, उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं ग्राह्य करती हूँ और करी भी हूँ। कुछ चीज़ों उसमें मुझे पॉजिटिव भी उसका रिजल्ट मिला है। मैडम, 3 बार आप पार्षद रहीं, 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहीं, अब आप मेयर हैं, तो आपको क्या लगता है अपनी फैमिली को ज़्यादा समय आप कब दे पाती थी? देखिए, जब मैं पहली बार पार्षद बनी तो मेरे हस्बैंड ही पूरा देखते थे। अच्छा। तब मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आता था, और तब मुझे आदत भी नहीं थी बहुत घर से बाहर निकल कर काम करने की, और मुझे घर अच्छा लगता था, उससे मैं थोड़ा कंफर्ट जोन चाहिए रहता था। फिर दूसरी बार जब मैं पार्षद बनी तो दूर के एरिया से बनी, और वहाँ फिर पूरा काम मुझे ही करना पड़ता था, उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता था। और तीसरी बार में अब घर वालों को भी आदत पड़ गई और मुझे भी आदत पड़ गई, तो उस समय बीच में कोरोना आया तो वो टाइम फुल घर का ही था, तो उस समय 1-2 साल तो हम पूरा घर पे ही रहे। बाकी अब घर वालों को भी बहुत टाइम लेने जैसा कुछ चाहिए नहीं रहता, और मैं भी बाहर कंफर्टेबल रहती हूँ। इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी आपकी होती है तो सोशल और फैमिली लाइफ दोनों के बीच का टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। कभी कोई ऐसा मौका आता है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि पहले पार्षद थी तो मम्मी ठीक थी, अब ये मेयर बन गई तो समय बिल्कुल ही नहीं दे पा रही हैं? अभी मेयर बने ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, पर ये सही है कि समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब जब मैं जाती हूँ तो बच्चे मेरा वेट भी करते रहते हैं, हस्बैंड भी वेट करते हैं कि दिन भर में क्या हुआ,
वो भी जानना चाहते हैं, पर मैं इतनी थक गई रहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होती हैं, मैं बात भी नहीं कर पाती ज़्यादा, और फिर नेक्स्ट डे भी मेरा टाइट शेड्यूल रहता है। तो ज़्यादा कई बार तो मैं दिन में सोच ही रहती हूँ कि ये बातें घर जाके करूँगी, शेयर करूँगी, कुछ चीज़ों का पूछना भी रहता है मुझे, पर वो कुछ नहीं हो पाता। बहुत बड़ी बड़ी बातें मिस कर जा रहे हैं अभी हम, तो ये इश्यूज़ तो आते हैं हमको। मैडम, मेयर का जो पद होता है ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, और इसमें क्या छोटे छोटे इश्यूज जुड़े रहते हैं। तो हर एक आदमी को, समाज के कहना चाहिए कि आखिरी व्यक्ति तक को आपसे उम्मीदें होती है कि अगर किसी के घर की नाली भी नहीं बनी तो उसको लगता है कि हाँ, कि ये मेयर का काम है और होना चाहिए। और तो इन सब चीज़ों के बीच में जब आप अब इतने बड़े मैंडेट से जब आप आते हैं, इतना महत्वपूर्ण पद संभालते हैं, तब आप भी चाहते हैं कि काम हो, लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरा होते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी, उनके रूल्स या निचले स्तर पर अधिकारियों की कई बार कुछ गड़बड़ी की वजह से काम नहीं हो पाता। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी और इन सब चीज़ों के साथ मैनेज कैसे कर रही हैं? ये बहुत कठिन होता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कई चीज़ें हम बहुत चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। हमको पता है ये हो जाना चाहिए, छोटा छोटा काम है, किसी के घर के पास का नाली है उसको हमको बनाना है, और उसमें कोई ज़्यादा मतलब वित्तीय बोझ भी नहीं आने वाला है, पर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि उसका तुमको एक इंजीनियर जाएगा, उसका विज़िट देखेगा, वो फिर उसका एस्टीमेट बनाएगा, फिर एस्टीमेट बनाने के बाद उसको स्वीकृति के लिए वो मुख्यालय में आएगा कमिश्नर के पास, फिर कमिश्नर के पास से वापस जाएगा, और उसके बाद फिर बजट में वो स्वीकृत होगा, पैसा है, उसके बाद उसका काम, उसका टेंडर होगा, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होगा। तो ये बहुत प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो कभी बहुत इरिटेशन होता है भाई कि तुमको मालूम है और ये सब हो भी जाएगा, हमको पता है, हम बैठे इसीलिए हैं, इतना हमारा रेवेन्यू आता है कि हम छोटे छोटे काम को करा लें, तो हमको पता है ये होने वाला है, फिर भी हम फाइलों में और नियमों में बंधे हैं। तो कई बार तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से, और मैं बोलती करो जो होगा देखा जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है जिस चीज़ की जब नीड हो वो पूरा हो जाए। अगर हम फाइलों में ही उलझे रहेंगे तो हम परिणाम नहीं दे पाएंगे, एक चीज़। और दूसरी, जो सरकार जब रहती है तो अधिकारियों का जैसा नेचर बन जाता है काम करने का, वो नेचर बदलने में बहुत टाइम लगता है। फिर वो अगर बदल भी दो तुम, तो फिर वो काम करने की इच्छा नहीं रहती, उनको लगता है, मतलब स्वभाव बदलने में समय लगता है। ये मुझे अभी फेस करना पड़ रहा है कि वो, इनको जैसे काम करने की आदत हो गई है, वो उसी ढर्रे में काम करना चाहते हैं। मैं चेंज चाहती हूँ, मैं पुराने जो चल रहा था ढर्रा, मुझे उसमें चेंज चाहिए। अगर मैं कुछ लोगों से उसमें चेंज करा भी लेती हूँ कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है काम करने में। तो ये हमारा समय इसमें बहुत ज़ाया होता है। धीरे से आदत होगी। देखो जो सरकारी नौकरी करने आए हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, वो तो छोड़ के जा नहीं सकते, तो उनको करना तो पड़ेगा ही, मगर वो नेचर चेंज आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और आगे सब ठीक हो जाएगा। ये तो हमको चैलेंजेस रहते हैं ये सब। क्योंकि जब आप जीत कर आई थी तब ना अधिकारियों में एक डर था कि आपने, मतलब पिछली सरकारों में जिस तरीके से उन्होंने काम किए, तो उसके बाद अधिकारियों में एक डर था कि जब मैडम आएंगी तो सारी फाइलें खुलवाएंगी पुरानी, और जब फाइलें खुलेंगी तो तब हमारे साथ क्या होगा या उसके नतीजे क्या आएंगे। तो ये तो था। तो ऐसा अब ऐसा नहीं लगता कि वो अधिकारी जो हैं अब शायद ज़्यादा प्रॉम्प्टली या आपके आदेश का बराबर पालन करके समय पे काम कर रहे होंगे? अभी भी डर है उनको, मतलब जो गलत करेगा उसको डर रहेगा। मेरा देखो, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होती, पर मेरा ये मानना है, मैं कुछ चीज़ें इसलिए करती हूँ, हम किसी को, कोई अधिकारी है या कोई गलत कर रहा है, कोई बंदा गलत कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, उसको हम पनिशमेंट कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाए उसके लिए तो उसके पूरे घर वाले सफ़र करेंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं रहता कि मैं किसी को परेशान करूं या किसी को पनिशमेंट करूं, मगर अगर हम एकदम चुप बैठ जाएंगे और कुछ जो उसका कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी नहीं रहेगा, तो अगला फिर उसका रिपीटेशन होगा। कोई डरे तो कि नहीं हम आज गलत करेंगे, सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, कल को सरकार बदल जाएगी तो फिर हम पे कार्रवाई, एक डर तो डर भय मन में बना रहे। पिछली सरकार की कई चीज़ों का हमने इसीलिए खुलासा किया, फिर जब कार्रवाई होती तो अधिकारी आते हैं कि नहीं हम फलाना नेताओं के प्रेशर में ये हो गया, या उस समय जो थे वो हमको प्रेशर डाल इसलिए हम कर दिए, तो ये गलत है।
नेताओं तुम जितना कर सकते हो कंफर्टेबल है करो, नहीं हो सक रहा है जो तुमको लग रहा है कि आउट ऑफ द वे तुमसे कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, आप हाथ जोड़ लो वहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सरकार बदल जाएगी। और अगर हम चुपचाप बैठ गए कि चलो उसकी गलती नहीं है, फिर ऐसे में तो उसको सबक ही नहीं मिलेगा, ये चलते रहेगा। तो मैं इस विषय में एकदम क्लियर हूँ कि जो तुमको ठीक लग रहा है, मैं इवन अपना आज भी मैं अब लोगों को बोलती हूँ निगम में कि मैं कितना भी प्रेशर डालूँ, जो आपको सही लगेगा आप वही करो, आप अपने कलम कहीं पे मत फंसाना, ताकि भाई तुम्हारा भी परिवार है कल, तुम तो तुम्हारे घर वालों को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। और ये एक महिला तो सोचेगी ही ना भाई, वो घर से बाहर उसका आदमी काम कर रहा है, उसको क्या पता वो क्या कर रहा है बाहर। और जब पनिशमेंट होता है तो फिर पूरा फैमिली सर्वाइव करता है। तुम हमारे पास आते भी हो कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो ये सब पहले से सोच के करो, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, हाल ही में आप इज़राइल का दौरा करके लौटी है, तो ये हम सब के लिए गर्व की बात। तो इज़राइल के दौरे के बाद आपके विकसित रायपुर की जो सोच थी उसमें क्या बदलाव हुए, और आने वाले समय में आपके इस दौरे के बाद और क्या नए चेंजेस हमको रायपुर में देखने के लिए देखिए, इज़राइल की जो एम्बेसी है उन्होंने ये हमारा पूरा कंडक्ट किया था, ये इज़राइल का टूर जो है वो, और उसमें छत्तीसगढ़ से मुझे बुलाया गया था और उसमें पूरे वर्ल्ड लेवल का था, वो विश्व स्तर का वो एक टूर था जिसमें सब मेयर्स को एक साथ एक मंच पे वो लाना चाहते थे और उनके आपस में जो विचार हैं उसको एक मंच पे साझा करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ से मुझे अवसर मिला और इंडिया से सिर्फ 3, भारत से सिर्फ 3 महापौर थे उसमें, एक इंदौर के मेयर थे और कानपुर के, और छत्तीसगढ़ से हम थे। और बहुत अच्छा टूर था वो। और आने की जब बात आई तो फैमिली, इवन मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इज़राइल में भी बहुत चल रहा है तो आप मत जाओ, किसी का मन नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरे लीडर्स भी मुझे कह रहे थे पॉलिटिकली कि आप मत जाओ, थोड़ा अभी कभी भी वार हो जाता है वहाँ। पर चूंकि उन्होंने मेयर को बुलाया था, मीनल चौबे को नहीं बुलाया था, एक मेयर को बुलाया था, और मेरे लिए मीनल सेकेंडरी है। और मैं सोची कि अगर मेयर का अगर वहाँ पे अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर छत्तीसगढ़ से कोई रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। तो मैं गई, मुझे डर लग रहा था कि और मेरा डर सही भी था, क्योंकि मैं इज़राइल गई तो वहाँ पे हमको एकदम एक मिसाइल भी देखने को मिला। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, उसी दरमियान हमको एक मैसेज अलर्ट आया उनके पास और हमको सबको बंकर में ले जाया गया। तो मैं तो वो बहुत नाराज़ हुई, यहाँ क्यों लाए, ऐसे गाज़ा एरिया था वो, गाज़ा और गाज़ा में हमास लोग रहते हैं, टेररिस्ट हैं वो लोग। और अभी कुछ दिनों पूर्व वहाँ पे अटैक भी होता, टेररिस्ट अटैक, तो वो बहुत सेंसिटिव एरिया था, वहाँ हमको ले गए थे। तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत गुस्सा भी आता, यहाँ नहीं लाना था, ये लोग क्यों ले आए हमको। 20 मिनट का टाइम था, वो बहुत डर लग रहा था। फिर 20 मिनट में सब नॉर्मल हो गया। हम बाहर आए तो हमको दिखा वो मिसाइल को कैसे, वो आयरन रॉड है वो उसको डिसमेंटल किए। तो थोड़ा सा जो डर था वो था। बम की आवाज़ें भी कंटिन्यू आ रही थी, इज़राइल कंटिन्यू बमबार्डिंग करते रहता है गाज़ा में। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मुझे मालूम था कि मैं इसीलिए गई भी थी, क्योंकि युद्ध के बाद मुझे लगता है कभी किसी को कहीं जाने नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिलना था। उसके अलावा वहाँ डेवलपमेंट, इज़राइल है वो टेक्निकली बहुत एडवांस है, बहुत मतलब इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत पैसा भी है बहुत उनके पास, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ से सीखने लायक उनमें हर लोगों में बहुत अच्छा देशभक्ति का जज्बा बहुत है उनमें। हम उनकी जो टेक्निकल जो मशीनरीज़ है उससे हम बहुत कंपेरेटिव नहीं कर पाते, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी की है, बहुत महंगी है। मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है मुझको उसी में काम करना है, उसी में अच्छा करना है। जो छोटी छोटी बातें हैं, जो उनका नेचर, सब एक दूसरे से बहुत कनेक्टिव है। साफ़ सफाई तो मतलब कोई उनके सब स्वभाव में है, वो चीज़ें किसी को कहना नहीं पड़ता। इज़राइल में 18 साल के बाद हर लड़के और लड़की को एक बार अपनी सैनिक शिक्षा होती है, उनको आर्मी को 2 साल देना ही पड़ता है। इसलिए उनमें देशभक्ति बहुत रहती है और आपस में बहुत अटैच्ड हैं वो लोग, आपस में इज़राइल के लोग हैं वो लोग, आपस में उनमें बहुत अटैचमेंट है। ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगता है। बाकी इज़राइल के बाद जेरूसलम भी हमको लेके गए थे, बहुत पुरानी कंट्री है और बहुत अच्छा है वहाँ, साफ़ सुथरा हर चीज़, बहुत पुराना होने के बाद भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें जो पॉल्यूशन से संबंधित थी वो भी वहाँ का हम लेके आए हैं, देखो हम यहाँ पे कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बाकी लोगों की बातें सुनना, आफ्टर वार कैसे वो सर्वाइव करते हैं
और उनमें एक्चुअली देखा जाए तो वो तो युद्ध में ही जीते हैं, मगर उनमें कोई टेंशन नहीं रहता। उसके बावजूद वो अच्छा करते हैं, आपस में अच्छे से रहते हैं। बहुत उनके सामने भी ऐसी घटनाएं हुई है कि वो उस परिस्थिति में जीना मुश्किल है। तो हमारा हम तो बहुत फेवरेबल कंडीशन में हैं यहाँ पे, तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है और थोड़ी संवेदनाएं भी बढ़ती हैं भाई कि वो लोग इतने नेगेटिविटी में वो लोग जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ओवरऑल इज़राइल से बहुत कुछ सीखे हैं हम, मैं पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, दोनों चीज़ों में हमारा इम्प्रूवमेंट आया है। आने वाले समय में उसका अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। अभी हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि स्वच्छता के मामले में रैंकिंग रायपुर की रैंकिंग 4th नंबर पे है और इसके साथ ही GFC 7 स्टार शहर होने का कीर्तिमान जो है वो रायपुर के नाम दर्ज है। अब आपके पास लगभग 4.5 साल का कार्यकाल बचा है, अगला टारगेट क्या है? देखिए, हम अभी 4th आए हैं रैंकिंग में पूरे देश भर में, और यहीं जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछेंगे तो वो लोग सब मुझे गाली देंगे, क्योंकि सफाई से कोई संतुष्ट नहीं रहता। और मेरा जो फोकस रहता है वो मैं रैंकिंग के पीछे नहीं भागती, मैं सफाई के पीछे भागती। मुझे लगता है शहर मेरा साफ़ रहे, रैंकिंग चाहे जो भी आए पर शहर साफ़ रहे। अगर मैं 10वें स्थान पे हूँ पर मेरा अगर पब्लिक संतुष्ट है, मेरी जनता खुश है कि नहीं अब हमको थोड़ा ओके है, तो वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है। पर अब बट नेचुरली अगर हम 4th आए हैं तो आने वाले समय में हम फर्स्ट आने का ही प्रयास करेंगे। जो 7 स्टार रैंकिंग है वो भी अपने आप में बड़ी बात है, उसको हम मेंटेन रखें, वो मेंटेन रखना भी बड़ी बात है। ये मेरा चॉइस रहेगा, मैं जनता को सफाई दे सकूं, मैं इसी में आगे बढ़ूँगी। एक अच्छी बात यह है कि जब ये अचीवमेंट मिला रायपुर शहर को, तो आप लोगों ने सबसे अच्छा काम शायद कल ही किया, क्योंकि कल जब उस कार्यक्रम में मैं गया था तो जानकारी मिली मुझे कि जो बहुत निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जो जिनके कंधों पर ये पूरा दारोमदार होता है साफ़ सफाई का, आपने उन लोगों को मंच पर बुलाकर जो सम्मानित किया, तो निश्चित तौर पर हम सब ये उम्मीद करते हैं कि अब वो, क्योंकि जब एक एप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। देखिए, मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं पॉलिटिकली मुझे उसका फ़ायदा चाहिए रहेगा, इसलिए मैं करूँगी। अधिकारियों का भी कुछ ना कुछ इशू बार बार सुनाई देता है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी लगता है कुछ ना कुछ उनका इशू रहता है। जो हमारी सफाई कर्मचारी की बहनें हैं उनका कोई इनाम नहीं होता। मैं अच्छा करूँगी तो मुझे आप लोग अच्छा किए ऐसे बोलोगे। जो अधिकारी हैं उनका काम अच्छा होगा तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि आप वेल डन, अच्छा किया। पर उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, जबकि वो दिन भर काम करती हैं। उनका इनाम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 6 घंटा काम करना है तो कभी वो 5 घंटे में घर चले गए, इससे ज़्यादा उनको और क्या मिलता है। उनका फिक्स एक बंदा बनाया रोजी है, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जो कि 24/7 और 12 महीने, चाहे ठंड हो, हम थोड़ी ठंड है तो नहीं निकलेंगे, हम गर्मी है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, बारिश में हम नहीं जाएंगे, पर उनको रोज़ काम करना ही है। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे मीडियम हो, पर वो काम तो जो भी है क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। इसलिए मेरा एकदम था कि इसका जो क्रेडिट है वो उनका ही, हमारी जो सफाई कर्मचारी, जो बहनें हैं, जो लेबर हैं, उनको ही ये क्रेडिट जाता है। इसलिए हम उनका ऑनर किए कल, और हमको सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। ये बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, उनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए इसका। बिल्कुल। इतनी जो ये भागदौड़ भरी लाइफ है, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक मेंटल फिटनेस और एक फिज़िकल फिटनेस। तो मेंटली फिट रहने के लिए और फिज़िकली फिट रहने के लिए आप क्या करती हैं? मेंटली फिट रहने के लिए मैं काम करती हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ, उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है तो मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ। मेंटली फिटनेस का मेरा वही। और जब मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती हूँ तो फिर मैं कुछ अच्छा करती हूँ। अगर मैं 4 काम कर रही हूँ उसमें 2 तो अच्छा हो ही जाता है, तो फिर वो मुझे स्ट्रेंथ आ जाता है। और फिज़िकल फिटनेस तो मैं हूँ नहीं, मैं फिट नहीं हूँ, फिज़िकली फिट तो हूँ नहीं मैं। और लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, ज़्यादा फिट रहने के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। जितने में आप कंफर्टेबल हैं वही करो। जीवन जीने के लिए है, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है। जितना अच्छा लग रहा है करो, खुशी ही आपकी फिटनेस है बस। क्योंकि मैं देखती हूँ अभी यंगस्टर्स पागल हो रहे हैं फिटनेस के पीछे, अच्छा खासा सब कुछ है, पर उनको फिट होना है, ये कोई बात नहीं है। अपने शरीर के साथ कोई अन्याय मत करो, जो है उसमें खुश रहो, बस दिक्कत ना हो, अच्छे से जियो तो अच्छा लगेगा सब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर आप राजनीति में नहीं होती तो क्या कर रही हो? मैं
बिल्कुल सोशल वुमेन होती, खेती करती, मूवीज़ देखती, दोस्तों के साथ एंजॉय करती, दैट्स ऑल। रायपुर की कोई ऐसी जगह, कोई फेवरेट डेस्टिनेशन या कोई फेवरेट प्लेस जब ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ मुझे जाना है? मेरी दोस्त का है ये मैं यहीं आना चाहूँगी बार बार। मैम, पब्लिक से इंटरेक्शन का सबसे इफ़ेक्टिव मीडियम आप किसे मानती हैं? स्टेज, सोशल मीडिया, या फिर जो ज़मीनी दौरे आप करते हैं? जो ज़मीनी दौरे में करती हूँ। कोई जैसे युवा लड़की है, कोई महिला है युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सलाह। वेलकम। अब आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि रायपुर मेयर के बाद अब मीनल चौबे जी का जो राजनीतिक जीवन का अगला पड़ाव क्या है? छत्तीसगढ़ की विधानसभा या दिल्ली की संसद? जो ईश्वर चाहे। बड़ा डिप्लोमेटिकली आपने इस सवाल को डॉज किया। मैं बिल्कुल सोच के नहीं रखती कि मुझे आगे क्या होगा। जो मुझे ईश्वर देगा वो वही मेरा रास्ता तय करेगा। बस मैं एट प्रेजेंट अच्छा करूँ बस। कुछ तो मन होगा ऐसा? लिटरली नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल डिसाइड करके नहीं रहती, फिर उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अगर मैं अच्छा करूँगी तो अपने आप सब होते जाएगा जैसे अभी तक हुआ है। मैम, जैसे कि आपने हर एक किरदार को बहुत बखूबी से निभाया। आप बेटी रही, आप एक माँ रही, आप एक पत्नी रही, एक पार्षद रही, नेता प्रतिपक्ष रही, अब माँ। सबसे डिफिकल्ट जो किरदार था वो कौन सा था, और किस चीज को लेकर के लोग इंस्पायर हो सकते हैं? देखिए, इंस्पायर तो मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल वाला ही जो अपॉर्चुनिटी लोग देखते हैं तो वही मुझे बाहर देखें तो उनको लगता है कि नहीं हम इनसे, हालांकि ऐसा कुछ रहता नहीं, पर उनको लगता है कि मुझे अप्रोच करते हैं वो लोग कि आप पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छा किरदार कौन सा? अब सक्सेसफुल तो पॉलिटिक्स में ही हूँ। ठीक है, बाकी माँ होना तो अपने आप में गौरव की बात है। अब वो अच्छा बुरा हर माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करती है, और उससे ज़्यादा तो अद्भुत कुछ भी नहीं है लाइफ में, है ना। तो ये थी हमारे साथ रायपुर की मेयर मीनल चौबे जी, जिनसे हमने उनके जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हमने बात की रायपुर के बारे में, हमने बात की उनके नेतृत्व के बारे में, हमने बात की रायपुर के विकास के बारे में। आप सब जुड़े रहे हमारे साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहाँ होंगी बहुत सारी बातें, कई सवाल, कई जवाब और बहुत सारी कहानियाँ हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए द अनप्लग सर्कल को।